किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का से पार पाना है, उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उन योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करना है और किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि हो, रिसर्च हो, शोध हो, या आईसीआर के डीजी भी बैठे हैं, ये सीधे किसानों तक पहुंचाना है। और मैं जो प्रमुख चीजें देखता हूं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भाषण का कार्यक्रम नहीं है, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, मंच वाले भी नीचे ही बैठेंगे, दिन भर आपको सुनेंगे, ये तो केवल उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसे मुझे लगता है जिस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कई जगह कृषि की उत्पादकता कम है अभी, हम अगर पश्चिम के राज्यों के मुकाबले में गए, ऋण का प्रवाह भी कम है, क्रेडिट कम है कंपैरेटिवली देश भर में देखें। हमारा साफ लक्ष्य है कि हमको उत्पादन केवल राष्ट्रीय औसत नहीं, यहाँ की जितनी क्षमता और संभावना है राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा करना है। देखिए, तीन प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप। नंबर 1, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए, कल कोई देने से ही इनकार कर दे तो क्या कर लोगे आप। जैसी परिस्थिति आज हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे, उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, पैदा करेंगे हम। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए, लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका, आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है, वो सुखी जीवन जिए, अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हम फल सब्जियां, अब अभी ये क्षेत्र कई जिन्हें रिकॉर्ड बनाए, उड़ीसा, झारखंड की सब्जियां और फल दुनिया पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट की संभावना है। बिहार की, हाँ, दुबई जा रहा है अभी सीधे। आम के कई प्रकार देखकर, एक आम के भाव हमने पूछे कौन सा था, वो बोले 1000 रुपया किलो। मैंने कहा ये कौन खाता होगा, बोले ये मेडिसिनल वैल्यू है, ये उड़ीसा में पैदा होता है। बिहार की लीची दुनिया जानती है, और बंगाल में तो इतनी संभावनाएं, सस्य श्यामला भूमि बंगाल की, ठीक दिशा अगर दे दी जाए तो बंगाल चमत्कार कर सकता है। छत्तीसगढ़ तो वैसे धान का कटोरा है, झारखंड भी कम नहीं। मैं जब रांची और उसके आसपास गया तो वहां की सब्जियां देख के मैं मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया था। हमारे सामने जो समस्याएं, बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक जिस पे हम सबको मिलकर काम करना है, वो है हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार हमारे छोटे हैं। पूर्वी भारत की आबादी घनी है, अब आप इन सब राज्यों को देख लें, घनी आबादी है तो छोटी छोटी खेती है, तो इस छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती बने। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से में फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। 2, 3, 4 गतिविधियां किसान करेगा तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ेगी। तो एक इंटीग्रेटेड, और मैं आईसीआर से भी कहता हूं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जो मॉडल आपने बनाए हैं वो केवल मॉडल ही न बने रहे, वो किसानों को प्रेरित कर पाए। मैं माननीय कृषि मंत्री गणों से भी आग्रह करता हूं और सभी अधिकारी मित्रों से कि इस पर बहुत गंभीरता के साथ काम करें। केवल एक फसल नहीं, अलग अलग चीजों में किसान को हम प्रेरित करें कि ये भी करो, ये भी करो। सचमुच में इसी खेती में दुगनी आय की जा सकती है, जो हमको करना है भाई। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेती बचाने की, खेत बचाने की। केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाएं, प्रेरित करें। जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इनकार कर देगी। हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है।
मैं नहीं कहता कि किसान पूरे खेत में प्राकृतिक खेती करे, लेकिन मंच भी यहां बैठा हुआ है, हम लोग तय करें कि जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करें। 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करें, आधा एकड़ में करें। और यहां तो हम भी सब किसान ही बैठे, हम तो कम से कम तय करें जो किसान है कि हम अपने जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करके बताएंगे। तो मंच अगर करेगा तो नीचे भी करेंगे। महाराज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं थोड़े, क्योंकि खेती बाड़ी उनके पास भी जरा लंबी चौड़ी है। तो प्राकृतिक खेती की दिशा में हम लोग ले जाने की कोशिश करें, धरती को बचाना भी। हम लोग 1 जून से शुरू करने वाले खेत बचाओ अभियान, और उसमें हम ये जागरूकता पैदा करेंगे, संतुलित खाद का उपयोग। जानकारी किसान के पास तक ठीक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो अभी तो ये होता है रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है। अब रामलाल की जमीन अलग है, श्यामलाल की जमीन अलग है, लेकिन डालना बराबर ही है। तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, डाइवर्ट नहीं होने देंगे इसे, और ऐसा हो तो कड़ी कार्रवाई है। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़ी ऐलान, 10 बड़ी घोषणाएं जो है किसानों के लिए की है उन्होंने आज। और पीएम किसान किस्त को लेकर बड़ी घोषणा की है। पीएम किसान की किस्त जो है आप लोगों को बता दें अगले महीने जून में मिलने वाली है। 23वीं किस्त 2-2 हज़ार रुपये करोड़ों किसानों के खाते में, और एक किस्त आप लोगों को मिलने वाली है 8 जून को। 8 जून को पीएम किसान 23वीं किस्त जारी होगी 2-2 हज़ार रुपये की, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त है वो भी आपके खाते में जल्द आएगी। 8,000 करोड़ रुपए जो फसल बीमा की किस्त है वो आप लोगों को मिलने वाली है। साथ ही 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य गरीबों को पक्का मकान दिया जाए। और पीएम आवास की जो पहली किस्त है वो 35,000 रुपये की जल्द गरीबों को मिलेगी। सर्वे का काम पूरा हो गया है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि किसानों के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए उन्होंने। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। नकली भी मैं कह रहा हूं, कई जगह उसमें पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदा नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली करने का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी हम संसद के अगले सत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट नया लाने की। जनता की राय हमने ले ली है, क्योंकि अभी तो 1968 का कानून लागू है जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना होता है। तो नकली करने वाले को, बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है, दो 1,000 रुपये और फिर नकली बेचो। कड़ा कानून भी बनेगा, लेकिन कार्रवाई भी कड़ी होनी चाहिए, और वो राज्यों को करनी पड़ेगी। अपने केंद्र के पास सीमित अमला है, तो वो काम हमको करना पड़ेगा। दलहन मिशन की बात अभी अतीश कह रहे थे, तिलहन मिशन की बात। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे। तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। अभी उड़ीसा ने भी खरीद शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, बिहार ने भी इस बार शुरू की है खरीद। लेकिन कई बार लगता है कि धान की खरीदी तो सुनिश्चित है, अब हम अरहर पैदा करें, तुअर पैदा करें, या मसूर पैदा करें, या उड़द पैदा करें, तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी पूरी। तो हमको पीएम आशा के अंतर्गत खरीद सुनिश्चित करनी पड़ेगी, या नेफेड के, एनसीसीएफ के मित्र भी बैठे, भारत सरकार की एजेंसी भी करे और हम भी करें, क्योंकि कई बार उसको डर रहता है कि ये पैदा किया तो बिकेगा नहीं मेरा ढंग से। तो हमको दलहन मिशन को, तिलहन मिशन को, इसको भी कामयाब बनाने पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और मुझे लगता है नए प्रयोग जितने, रिसर्च, अनुसंधान, शोध, मैं 5 राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। क्योंकि पिछली बार हमने एक बनाया था तो अलग अलग मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वो एक समय ठीक नहीं होता पूरे देश में, इसलिए आप पर छोड़ा है। भारत सरकार के पास, आईसीआर के पास, हमारे केबीके के मिला के 16,000 वैज्ञानिक हैं, हम इनको खेतों में भेजना चाहते हैं। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम करें। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अब यदि आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। और इसलिए कुछ राज्यों ने अभी पहल की, गुजरात ने बनाया, यूपी ने बनाया, हमारे वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं। वैसे ही 1 जून से जो हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं। 1 जून से 15 जून तक सोचा हुआ है।
हम दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। तो इन सब विषयों पे जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करके फैसला करें। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसके पास जमीन, उसके पास परिवार के सदस्य, बाकी संपत्ति एक जगह फार्मर आईडी में। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो, और कई बार उसमें भेंट पूजा भी चढ़ाना पड़ता है उसको। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, 1 मिनट में 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। अभी खाद के वितरण का हम सोच रहे हैं कि डाइवर्ट ना हो, सीधे किसान के पास जाए, तो फार्मर आईडी का उपयोग हम करना चाहते हैं, ताकि फार्मर आईडी किसान के पास है, संपत्ति का पूरा विवरण है, हमको पता है कि जमीन कितनी है। फार्मर आईडी में अगर 2 हेक्टेयर जमीन है तो कितना खाद लगेगा हमको पता है। हम कहेंगे कि भाई इतना खाद ले जाओ, उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे, लेकिन हम कहेंगे जरूर कि 2 एकड़ जमीन है तो मिट्टी में तत्व जो है उसके हिसाब से इतना खाद लगेगा। छत्तीसगढ़ ने फार्मर आईडी में बहुत बेहतर काम किया। 82.76% लोगों के फार्मर आईडी बन गए। बिहार में भी 56% के बने, उड़ीसा में भी काम तेजी से चल रहा है, 38.13% के बने। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुरू नहीं हुआ फार्मर आईडी का काम। मैं दोनों राज्यों से कहूंगा कि फार्मर आईडी के काम को तेजी से पूरा करे। ये किसान तक बिना परेशानी के सीधा, बिना समय लगाए लाभ पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए इस पे हमको तेजी से काम करना चाहिए। हार्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे तो आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा ही में पैदा हो रही है। और सच में हमको अब ये उच्च मूल्य फसलों की तरफ जाना ही पड़ेगा, किसान को ले जाना पड़ेगा। हम एक्सपोर्ट के लिए भी, यहाँ एपिडा के मित्र भी होंगे, एक्सपोर्ट के लिए कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ अभी मिलकर एक्सपोर्ट कैसा बढ़े यूपी का, हम उड़ीसा के साथ भी मिलकर काम करेंगे, हम बिहार के साथ भी काम करेंगे, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, सबके साथ एक्सपोर्ट हमको करना पड़ेगा। ज्यादा मूल्य मिले किसान को, दुनिया में कई जगह जरूरत है, लेकिन उस क्वालिटी का हमको बनाना पड़ेगा। क्लीन प्लांट मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे। तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है। और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं कि साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा। पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें। तो एक साथ 4-4, 5-5 राज्य आएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, हम लोग प्लान ठीक कर पाएंगे। और बाद में 28 और 29 को, 28-29 है ना हमारी खरीफ की कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी माननीय सब आमंत्रित है, मंच भी, और आप लोगों को तो आनी है। उसमें फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे हमको जो करना है खरीफ की फसल के लिए वो करेंगे। मैं डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस बार अल नीनो का भी कुछ प्रभाव रह सकता है, तो उसको भी हमको प्लानिंग करते समय ध्यान में लाना है कि बीच में बारिश कम हो सकती है। तो अभी से हमको प्लान करना पड़ेगा। मई के अंतिम सप्ताह तक शायद और अंदाज ठीक से आएगा। इस बार उस प्रभाव के कारण बारिश अभी पहले आ जाएगी, बीच में गैप हो सकता है। तो हमको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अगर वैसी परिस्थिति है तो फिर कैसी फसलें हम लगाएं